दिल्ली में चुनाव बिगुल बच चुका है और नए नए नेता फील्ड में उतर चुके हैं शाम दाम दंड भेद के साथ। और हर नेता चाहता है कि टिकट मुझे मिले, पार्टी कोई भी हो, हर नेता टिकट के पीछे भाग रहा है। लेकिन उनका कोई विजन नहीं दिख रहा, सिर्फ टिकट के अलावा कि वो क्या करेंगे क्षेत्र के लिए, क्या क्या समस्याएं होंगी, क्या क्या उठाएंगे, इस पर कोई नहीं बोल रहा। बस हर इंसान यही कहता है, हर नेता यही कहता है कि टिकट हमारा है, टिकट हमारा है। होल्डिंग इतने लग चुके क्षेत्र में कि पूछो ही मत। खैर वो तो बाद की बात है, बात करेंगे। तो आज हम बात करते हैं क्षेत्र में कि युवा जोश जो है, युवा क्या चाहता है। आज हमारे साथ मौजूद है रवीश भारद्वाज जी। रवीश भारद्वाज जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि ये वो एक ऐसे युवा हैं कि वो ये नहीं देखते वो किस पार्टी को बिलोंग करते हैं, किस समाज को बिलोंग करते हैं, किस धर्म को बिलोंग करते हैं। जी नहीं, जहाँ पे गलत होता है ना तो वो उसकी आवाज़ उठाते हैं, गलत के खिलाफ वो हमेशा सदा रहते हैं। 24 आवर हम भी कई बार देखते हैं, रात तो कहीं जा रहे हैं कि गलत हो रहा है, तब भी वो अपनी आवाज़ उठाते हैं। तो ना इस चुनाव को लेकर हम रवीश भारद्वाज जी से बात करेंगे, क्योंकि ये अक्सर नाराज़ रहते हैं नेताओं से, अधिकारियों से, प्रशासन से, सबसे नाराज़ रहते हैं कि इनकी नाराज़गी क्यों है। तो आइए बात करते हैं रवीश भारद्वाज जी से। रवीश भारद्वाज जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल द पब्लिक फर्स्ट में। और बताइए कि आपकी क्या क्या समस्याएं हैं, क्यों आप इतना नेताओं से परेशान रहते हो, नाराज़ रहते हो, क्या कारण है? सबसे पहले अनिल, नमस्कार साथियों। सबसे पहले तो द पब्लिक फर्स्ट न्यूज़ चैनल की अनिल भाई साहब को बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। थैंक यू। जो हमारे क्षेत्र के नेता हैं, भाई साहब ने कहा उनसे नाराज़ क्यों रहते हो, अधिकारियों से नाराज़ क्यों रहते हो, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। रोज़ाना मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं को देखता हूं और अपने क्षेत्र के जो नागरिक हैं उनको एक नरकीय जीवन जीते हुए जो देखता हूं तो बड़ी पीड़ा होती है। और नेताओं ने जो है एक मूर्ख बन के रहना, ये भी एक बहुत समझदारी की कला है। इनको पता है क्या क्या काम होने चाहिए, कैसे कैसे होने चाहिए, लेकिन जानबूझकर ऐसा दिखावा करते हैं कि भाई हमारे तक ये जो है सूचना नहीं मिली थी या फिर इस प्रकार की समस्या का हमें ज्ञान नहीं था। रवीश जी, पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार रही है और विधायक है शरद चौहान। हमारे विधानसभा क्षेत्र में ऐसे क्या क्या कार्य हुए जो आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में या शरद चौहान के नेतृत्व में हुए हो, जिसको ये कहा जा सकता है कि हाँ ये कार्य हुए हैं? जरा बताएंगे जी। काम तो मैं नहीं गिनवा सकता, लेकिन क्या क्या काम होने चाहिए थे जी वे मैं गिनवा सकता हूँ। जी, क्या क्या काम होने चाहिए थे, चलो आप वो बता दीजिए। मुझे याद है एक बार मैंने भी शरद चौहान जी का इंटरव्यू लिया था जी, और उसमें उन्होंने मुझसे कहा था कि भाई एक सवाल ज़रूर पूछना। माँ जी क्या? मतलब ये पूछना कि आपका सपना क्या है। जी, तो मैंने उनसे जब इंटरव्यू के दौरान ये सवाल पूछा कि भैया आपका सपना क्या है, तो उन्होंने कहा कि मैं नरेला का जो है ना, मतलब सीवरेज सिस्टम जो है, ड्रेनेज सिस्टम ऐसा करना चाहता हूँ, कहीं भी पानी का भराव ना हो, जल भराव ना हो। लेकिन उन बातों को आज ठीक 5 साल हो चुके हैं और आज मैं क्षेत्र में देखता हूँ जिस प्रकार की दुर्गति, सड़कों पे पानी भरा रहता है और घरों के अंदर पानी घुस जाता है। और मतलब जो उन्होंने कहा था और जो हुआ उसमें दिन रात का अंतर है। अब मैं अपने गांव की समस्या बताऊं, क्षेत्र की समस्या बताऊं। अस्पताल है हमारे यहाँ में, दिल्ली सरकार का अस्पताल है, उसमें क्या सुविधाएं हैं सबको पता है जी। और बकौली के भी एक वीडियो आई थी जो अपने अजीत खत्री जी हैं सिंगोला से, उनके बेटे हैं दीपक अजीत खत्री, उन्होंने बकौली की एक वीडियो डाली थी उनके गाँव की। उनके गाँव में इतनी सारी समस्या है, इतनी सड़कें गलियाँ टूटी हुई है, पानी भरा हुआ है, अभी तो बारिश का मौसम भी नहीं है। तो वो क्षेत्र की तो क्या बात करेंगे, अपने गाँव को सुधारे पहले जी। तो आप कैसे नेता चाहते हैं? क्योंकि अभी ना जैसे बरसाती मेंढक होता है ना, ऐसे नेताओं की भाड़ आ गई क्षेत्र में जी। और बहुत से नेता ऐसे भी हैं जो पार्टी अदल बदल करके आ रही हैं। पहले तो आप ये बताइए कि जो दल बदलू नेता हैं, जो पार्टी बदलते हैं अपने स्वार्थ के लिए, मान लो एक नेता काम करता है एक पार्टी में, कई साल लगा देता है और जैसे उनको टिकट नहीं मिलता है, लगता है उनको आस ही नहीं है टिकट मिलने की, तो तुरंत पार्टी बदल देता है। ऐसे लोगों के बारे में क्या कहेंगे आप? देखो, राजनीति एक धंधा बन चुका है जी। एक ये बिजनेस, ये इन्वेस्टमेंट है, होर्डिंग पोस्टर जो लग रही है इन्वेस्टमेंट है जी। और बहुत सारे तो ऐसे नेता हैं जो एक महीने पहले लॉन्च होते हैं जी, हुए हैं जी। वो सिर्फ इसलिए कि 2-3 महीने पहले भी लॉन्च हो गए तो जो है कभी कोई आकर घर पर काम बता दे जी। कभी खर्चा 2 रुपये ज़्यादा हो जाए, जो एस्टिमेट बना रखा है, हम 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, महीने पहले ज्वाइन करेंगे, होर्डिंग पोस्टर लगाएंगे। अभी इतने चारों तरफ होर्डिंग पोस्टर लगने लग रहे हैं लोगों के जी। वे सब कोई मेहनत की कमाई के थोड़ी ना है। अब
होर्डिंग पोस्टर गिनती के हिसाब से वो लगाएगा। मेरे जैसा आदमी जिसने मेहनत से कमा रखा होगा जी, जिसने भ्रष्टाचार से सारी धन दौलत कमा रखी है जी, उसको तो हिसाब ही लगाना। अपने पैसे का दर्द होता, अपने पैसे का दुख होता। जो जनता से लूट रखा है उसका तो कोई हिसाब ही नहीं होता। भाव जितना भाना है वो चल रहा है। तो आपका कहना ये है कि जितने भी होल्डिंग लगे हुए हैं ये सारा 2 नंबर का पैसा, जनता से लुटा हुआ पैसा जो नेता लगा रहे हैं? बिल्कुल लगा रहे हैं। और यदि 1 नंबर का भी है तो होर्डिंग से अच्छा एक विकल्प है कि आप डायरेक्ट जाकर जनता की सेवा करें। अभी मैं परसों जो है मैंने काफ़ी रिसर्च किया तो मैं बैठ के सोच रहा था कि भाई दिल्ली में इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, यदि ये नेता हकीकत में जो है समाज सेवा करना चाहते हैं तो हर नेता को जाकर अपने क्षेत्र में मास्क बांटने चाहिए। पानी की टैंकर है, 200-300 रुपये में एक पानी का टैंकर मिल जाता है, सड़कों पर छिड़काव कराओ, उससे पॉल्यूशन में रोकथाम होगी। रवीश जी, ऐसे काम क्यों नहीं करते? रवीश जी, समाज सेवा, एक समाज सेवी और एक राजनेता में क्या अंतर है? क्योंकि एक नेता समाज सेवी नहीं हो सकता, हाँ एक समाज सेवी राजनेता बन सकता है। तो इस दोनों में क्या फर्क है? क्योंकि अभी हर नेता जो अपने होल्डिंग लगा बहुत से समाज सेवी लिखवा रखा है और नेता भी है वो, और अभी मैं देख रहा हूँ कि बहुत से समाज सेवी क्षेत्र में उतर चुके हैं। कोई पानी पिलवा रहा है, कोई आटा पिसवा रहा है, कोई नालियाँ साफ करवा रहे हैं, ठीक है ना जी, कोई कहीं पानी की व्यवस्था करवाने के लिए वो कर रहे हैं। तो ये कैसा चुनावी सेवा है ये? देखो अनिल जी, समाज सेवी और नेता दोनों ही शब्दों में स्कैम है, बहुत बड़ा झोल है जी। एक तो नेता का अगर आप हिंदी में जाओ तो नेता का मतलब होता है नेतृत्व करने वाला जी, और इंग्लिश में जाओ तो लीडर लीड करने वाला जी। ये सारे हैं फॉलोवर, गुलाम हैं ये जी। पार्टियों के कार्यकर्ता हैं, नेता नहीं है ये, ठीक है ना। पार्टियों की चमचागिरी करना, नेताओं की परिक्रमा करना और ऐन मौके पर जाकर पैसे देकर टिकट खरीद लो, दारू बांट के चुनाव जीत जाओ जी। समाज सेवी जो शब्द है, नेता जो मैं बात अधूरी रहेगी, नेता मैं उसको मानता हूं जो लड़ाई लड़े, जो अपनी ही पार्टी से उल्टा पड़ जाए। लेकिन हम 800 साल गुलाम रहे हैं, हमारे अंदर गुलामी के कीटाणु अभी खत्म नहीं हुए हैं आज की तारीख में। समाज सेवा के ऊपर मैं कहना चाहूंगा, मेरे को भी बहुत सारे लोग समाज सेविका देते हैं जी। जिस शब्द को मैं पसंद नहीं करता, और जी मैं समाज सेविका लाना पसंद नहीं करता, क्योंकि समाज सेवा क्या है? यदि मैं किसी को अंधे को सड़क क्रॉस करवा रहा हूँ या किसी प्यासे को पानी पिला दिया, समाज सेवा नहीं है, मेरी ड्यूटी थी। बहुत सारे लोग, अधिकतर लोग अपनी ड्यूटी नहीं करते, मेरे जैसे लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं तो लोगों को लगता है समाज सेवी है। नहीं, समाज सेवी नहीं, और ड्यूटी मेरा फर्ज था, मैंने अपना कर्तव्य का पालन किया है। तो ये जो जन सेवा है या समाज सेवा कहो, जन सेवा कहो, ये नेताओं को चुनाव के टाइम पे क्यों याद आती है? पिछले 5 साल से जनता तरसता है, लेकिन अभी जैसे चुनाव आए हैं तो बहुत से नेता फील्ड में उतर चुके हैं, उनको सिर्फ समाज सेवा कर रहे हैं, वो अपने आप को जन नेता बता रहे हैं। तो ऐसे नेताओं के बारे में क्या कहेंगे आप? अभी मैंने 4-5 दिन पहले फेसबुक पर लिखा था जी, सारे नेता समाज सेवी है लेकिन सिर्फ चुनाव के समय। हाँ जी जी जी। सबको पता है कि ये काम करने से, ये अच्छे काम है, ये काम करने चाहिए, इन कामों से लोगों को लाभ मिलता है, लेकिन ये काम कंटिन्यू नहीं होते। लेकिन 24/7 12 मास तो ये जो है प्रॉपर्टी डीलर बने रहते हैं। जी, ठीक है। जितने भी नेता किसी को उठा लो, ठीक है ना, हर टाइम जो है कि औरों के पत्ते काटना, औरों का नुकसान करके अपने आप को लाभ पहुंचाना, उस प्रोसीजर में रहते हैं जी। जब चुनाव आता है नज़दीक, देखो कितने सारे सड़कों पर, मैं यदि अभी निकलूँ गाड़ी में बैठ के, इतने सारे मेरे को 1 किलोमीटर के अंदर लगभग 20-30 नेताओं की होर्डिंग दिख जाएंगे अलग अलग। मैं मन में कई बार ये सोचता हूँ, यार ये देख समाज सेवा करने के लिए कितनी जिद कर रहे हैं कि भाई समाज सेवा करके मान लूंगा, देश की सेवा करके मान लूंगा। एक से बढ़कर कांग्रेस से बीजेपी से कोई और भी पार्टी आ गई ना, अगर आज की तारीख में देखें तो एक से बढ़कर नेताओं के बारे में कह रहा हूँ। अब आम आदमी पार्टी में कितने बीजेपी के नेता शामिल हो गए, उनको टिकट मिल गई जी। मतलब जनता को मजाक बना रखा है, जनता को बेवकूफ समझ रखा है। आम आदमी पार्टी में बीजेपी के शामिल हुए तो बीजेपी के भी तो आम आदमी पार्टी उसमें आए, आम आदमी पार्टी के तो बीजेपी में आए हैं। हाँ बिल्कुल जी। ये दोनों सारी पार्टियां मिलकर ये जनता का बेवकूफ बनाने का इनके पास अचूक फार्मूला है। तो हम बेवकूफी रहेंगे हमेशा, हम समझेंगे ही नहीं। रवि जी मैं तो ये कहता हूँ जब तक निर्दलीय नेता नहीं उतरेंगे, हरियाणा में तो जवाब दिया ना पार्टियों को, निर्दलीय नेताओं ने चुनाव जीते और कितनी सीटों पर चुनाव हरवाया। तो जब तक निर्दलीय नेता जब तक निकल के नहीं आएंगे ना, मैं तो सबसे बड़ा नेता निर्दलीय नेता को मानता हूं, जो खुद मोदी भी खुद था, अमित शाह भी खुद था, स्टार प्रचारक भी अपना था, फाइनेंसर भी अपने आप था, प्लानिंग करनी भी अपने आप था। उसने मोदी को भी हराया, केजरीवाल को भी हराया, राहुल गांधी को भी हराया, कितने नेताओं को उसने अकेले ने हराया। सबसे बड़ा नेता वो है जी। ये पार्टी वाले तो क्यों पार्टी में टिकट मांगते हैं? क्योंकि 100-200 कार्यकर्ता फ्री के मिल जाएंगे। अरे 100-200-500 आदमी अपनी गाँव जाकर मेहनत करके अपना भाईचारा जोड़ लेना, तू हो गया तो ही पार्टी हो गया अपने आप। तो एक बात बताइए, आपके चुनाव के टाइम पे जो नेता दल बदल कर भागते हैं, पार्टी में शामिल होते हैं, वो पार्टी इनको महत्व देती क्यों है?
मान लो कोई आम आदमी पार्टी का नेता बीजेपी में आया, बीजेपी का उसमें आम आदमी पार्टी में आया, तो वो उनको देखना चाहिए कि कल तक तो जो लोग उनके खिलाफ थे आज उनके साथ खड़े हुए, तो कल को वो कैसे उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। देखो, यदि मान लो मैं भाजपा में हूँ जी, मैं भाजपा में पिछले 10-15 साल से हूँ जी, मैं नेता बन गया जी, मेरे साथ भाजपा की लॉबी ऑलरेडी जुड़ गई जी, अपने क्षेत्र की 100-200-500 कार्यकर्ता वोटर जुड़ गए। अब आम आदमी पार्टी में यदि मैं चला गया जी, तो कोई विरोध करने वाला नहीं है जी, 2 दिन ड्रामा करेंगे सब, फिर बाबूजी करते हैं, कुत्ते की तरह पीछे पीछे पूछ लाते हैं जी, हकीकत है जनता की। ठीक है, तो अपनी पार्टी की लॉबी तो थी ही मेरे पास, अब वहां के और मिल गए, डबल हो गया मामला। सिंपल सा फंडा फार्मूला ये है समीकरण जी। उनको मतलब नहीं है कि भाई उस आम आदमी पार्टी में कोई इतने साल से आदमी तैयारी कर रहा था, उस बीजेपी में इतने साल से इतने सारे लोग मेहनत कर रहे थे, तुमने ऊपर से पैराशूट से नेता टपका दिया, उनकी भावनाओं का मतलब XYZ किसी भी चीज की उनको परवाह नहीं है। वे ऊपर आदमी जो बैठे हैं वे इंसान नहीं है, वे मशीन है। लेकिन आज तो ये सामान्य मशीन है रवीश जी, आज तो यही हो रहा है कि किसी पार्टी से कोई नेता है तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं। अभी 10-5 दिन पहले ही अशोक गहलोत जी गए हैं तो उनको पूरा स्वागत किया गया, पूरा मुख्यमंत्री हरियाणा खट्टर भी थे, विजेंद्र सचदेवा जी भी थे। तो ऐसा क्यों होता है कि अचानक से पार्टी एकदम एक्सेप्ट कर लेती है? ऐसा क्या वोट बैंक होता है, क्या लालच होता है? वो कहते हैं ना भाजपा के पास मशीन है जी, वो वॉशिंग मशीन है। अच्छा, तो अशोक गहलोत जी को उन्होंने धो दिया लगता है वॉशिंग मशीन में जी, वो वॉशिंग मशीन है जी। अगर ओसामा बिन लादेन या कोई और आदमी भी चले हम नहीं ये सब एक नंबर का आदमी बना देंगे। हम बड़े लेवल पे नहीं जाते, वो बड़ी बातें हैं, हम विधानसभा की बात करते हैं जी। हाँ, आपकी नज़र में विधानसभा में ऐसा कौन सा नेता है आज के टाइम में जो लगता है कि नरेला का विकास कर सकता है? क्योंकि इतने सालों से नेता तो बहुत आए, समाज सेवी भी बहुत आए और राजनीति भी बहुत बड़ी बड़ी हुई है, लेकिन नरेला का विकास दिखाई नहीं दे रहा दूर दूर तक भी। नरेला एक पिछड़ा वर्ग बन के रह गया है। तो ऐसा कौन सा नेता है आज के टाइम में आपकी नज़र में जो लगता है कि नरेला की नैया पार ले जा सकता है? देखो सर, चौहान जी के बारे में तो बात ही नहीं करनी चाहिए। नहीं, वो तो छोड़ दीजिए, 10 सालों में तो कर लिया जितना विकास करना था। अभी ठीक है ना, नेक्स्ट बताइए आप। अब भाजपा से यदि कहो तो जो है मोहन प्रसाद भारद्वाज जी मेरे दादा हैं जी, उनका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, अच्छी साफ छवि रही है जी। उनका मुझे लगता है कि यदि वे चुनाव जीतते हैं जी तो वे क्षेत्र के लिए काम करेंगे। लेकिन अगर 19-20 कोई कसर रहेगी जी तो मेरे दादा हैं, मैं उनका पोता हूँ, उनको मेरा पता है जी। मैं आंदोलनकारी हूँ, क्रांतिकारी हूँ जी, मैं उनसे भी पूरी लड़ाई लड़ूंगा क्षेत्र के लिए। लेकिन और उसके बाद बताऊं मैं, नीलदमन खत्री जी, मतलब सबसे मेहनती जी और सबसे जिसमें के अंदर लगन है जी, क्षेत्र में जिसकी सबसे ज्यादा पकड़ है वो नीलदमन खत्री है। लेकिन दो बार विधानसभा चुनाव हार चुके हैं, 2 बार विधानसभा चुनाव, पार्षद चुनाव भी हार चुके हैं। उसके पीछे यही कारण, जनता ने उनको नकार दिया। क्या कारण रहे जनता ने उनको नकार दिया? उसके पीछे यही कारण है। कारण क्या रहे? मजबूत इतना है जी, तो जितने भी कुत्ते बिल्ली जितने हैं सब इकट्ठे हो जाए उसने। रवीश जी 1 मिनट सुनिए, उसने गिनता ही सब इकट्ठे हो जाए। मजबूती अपनी जगह है और जनता को भरोसे में लाना अपनी जगह है, ठीक है ना जी। तो क्या ऐसे कारण रहे कि 3 चुनाव लगातार आ गए? वो जरूर कभी ना कभी MP जरूर बनेंगे सर, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। हम अभी प्रेजेंट की बात करते हैं, जरूर बनेंगे कभी ना कभी। देखो, नीलदमन जी भी पूरे जोश खरोश उतरे हुए हैं फील्ड चुनाव में, ठीक है ना। उन्होंने भी जल सेवा बहुत उसे चला रखी है कॉलोनियों में, आटा चक्की भी ला रखी है, ठीक है ना, पानी पहुंचवा रहे हैं, कहीं कहीं लाइट भी लगवा रहे हैं। तो क्या लगता है शीर्ष नेता तो दोबारा नीलदमन जी को मौका देगा? चुनाव में तो सब काम करते ही हैं, लेकिन उससे पहले भी मैं देखता हूँ वो समाज के प्रति एक्टिव रहता है बंदा, ठीक है ना सर। और शीर्ष नेतृत्व की जो बात है जी, टिकट की, ना तो मैं शीर्ष नेतृत्व जी, ना मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता, ना किसी पार्टी का नेता, मेरे को जानकारी नहीं है जी, ठीक है ना। लेकिन इस बार मुझे जितना साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भाजपा के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं जी, यदि मोहन प्रसाद भारद्वाज को टिकट मिलती है जी। इसके अलावा किसी को टिकट मिलती है जी, कोई भी हो गया उसमें से कोई भी नहीं जीतेगा सर, चौहान के सामने कोई भी नहीं जीतेगा। 80,000 स्लम वोटर्स हैं हमारे क्षेत्र में जी, 80,000 में से 70-80% तो झाड़ू के हैं जी, बाकी बच गए गांव, बाकी बच गए मुस्लिम वोटर्स जी। मुस्लिम वोटर कितने हैं अपनी क्षेत्र विधानसभा में? आपको मेरे ख्याल से 15 से 20,000 मुस्लिम वोटर हैं जी, वे 90% झाड़ू पे हैं जी। तीसरा जो गांवों की वोट रहेगी जी, वो बटी हुई है, वो आधी जाति के आधार पर जाएगी, आधी पार्टी के आधार पर जाएगी, तो आम आदमी पार्टी के जीतने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जी। यदि
दिनेश भारद्वाज को टिकट मिलती है आम आदमी पार्टी से, वे भी प्रयास कर रहे हैं जी, वो भी बहुत अच्छी फाइट देंगे जी। उनकी भी जो है ठीक छवि है। दिनेश भारद्वाज जी मेहनती आदमी है। दिनेश भारद्वाज जी मौजूदा निगम पार्षद हैं। बिल्कुल। और ऐसे क्या पिछले 2 साल में जब से निगम पार्षद बने क्या उपलब्धियां रही हैं या क्या कितने विकास कार्य उन्होंने क्षेत्र में किए हैं? भाई उपलब्धियां अगले मानस ने अपनी तरफ से हंगा लगाने में कसर रखी नहीं। सर हंगा लगाना अलग चीज है, जनता के दिल में उतरना अलग चीज है। लेकिन खाली हंगा लगाने से जनता थोड़ी साथ खड़ी होगी। बताता हूँ ऊपर जो जैसा मेरे को सुनने में आता है कि भाई जो विधायक की तरफ से जो है काफी बिल रोक दिए जाते हैं जी, क्योंकि विधायक को ये पहले दिन से खतरा है कि भाई दिनेश भारद्वाज जो है टिकट काट सकता है और विधानसभा का कैंडिडेट हो सकता है जी। तो इस बात में कितनी हकीकत है कितनी नहीं है वो भी जाना है, ठीक है ना। लेकिन दूसरा भी आम आदमी पार्टी में दिनेश भारद्वाज जी है, एक साइलेंट नाम और है, वो है दीप खत्री। दीप खत्री 2 बार चुनाव हारा है अलीपुर वार्ड से जी, लेकिन मैं उस व्यक्ति को बहुत पसंद करता हूँ जी। वो बड़ा ही क्रांतिकारी आदमी है और जैसा नेता होना चाहिए वैसा नेता है, वो अच्छा आदमी है वो, ठीक है ना। उसको भी टिकट मिलती है तो वो बहुत बढ़िया फाइट देंगे। अभी ना पैसे चुनाव लड़ने वाला आदमी है जी, अपनी मेहनत के दम पर वोट लेता है, 90 वोटों से आ रहा था जी, तो बहुत बड़ी बात होती है बिना पैसे 90 वोटों से आना जी। हाँ जी। तो अभी ऐसा मौजूदा हालात में जो फिलहाल का जो चल रहा है इसमें एक ऐसा क्या देखते हैं कि भाई हाँ ये काम है एक, क्योंकि एक लिस्ट होती है कि युवा के उस पर ना, क्योंकि देखो नेता समाज सेवी या फिर कोई भी बोलने के लिए अलग चीज़ है, लेकिन युवा जो सोचता है ना वो भावी पीढ़ी होती है ना, जो कहते हैं कि भारत का भविष्य कह लो, ठीक है, क्षेत्र का वो कह लो, तो उसको देखते हुए क्या क्या चाहते हैं आप कि ऐसा नेतृत्व हो, ये काम होने चाहिए, इनको प्रायोरिटी देनी चाहिए, नेता कैसा चुना जाना चाहिए, मतलब साफ सुथरी छवि जिसके ऊपर कोई एलिगेशन ना लगे हो। लेकिन अभी मौजूदा हाल में जिनके आप नाम ले रहे हो कहीं ना कहीं एलिगेशन लगे हैं, बड़े बड़े एलिगेशन है, पीछे भी रहे हैं, अभी हाल में भी लग रही हैं, तो उनसे कैसे पार पाएंगे? देखो साफ सुथरी छवि वाला तो नेता होना ही नहीं चाहिए पहली बात जी, क्योंकि छवि तो उसकी खराब होगी जी। यदि वो जन्म नेता है तो बिल्कुल छवि खराब होगी। क्यों होगी? उसके ऊपर प्रशासन की तरफ से केस लगे पाएंगे 10-20, आप देख लेना। ठीक है। 3 FIR मेरे ऊपर हुई हैं जी। मेरा ये संकल्प है जी, 100 FIR का टारगेट है मेरा जी। मतलब जीवन में जहां भी मेरे को समाज सेवा का मौका मिलेगा, जहां भी मुझे गलत होता दिखाई देगा किसी भी तो डिपार्टमेंट की तरफ से, मैं वहीं पे पंगा करूंगा, 100% पंगा करूंगा। चल 8 लाख गए चाहे जे हो, कितनी FIR हो कोई दिक्कत नहीं। तो 100 FIR आपको पूरी करवानी है, चाहे वो कैसी भी हो, जहां भी कहीं पे लगता है कि भाई कुछ गलत काम होने लग रहा है जी, और भाई वहां पे कोई सा भी डिपार्टमेंट है वो आपके काबू में नहीं आ रहा है, मन न बुलाओ जी, मैं आकर देखो, मैं सुलटूंगा जी, ठीक है ना। उनके पास सिर्फ FIR से ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है ना। घनी तो घनी महीने 2 महीने की जेल करा देंगे जी। इस डर को अपने अंदर से निकाल लो, ये अपने आप शुद्ध हो जाएंगे सारे जी। ये जितने भी डिपार्टमेंट है ना, सबकी मोनोपोली सब जुड़े हुए हैं। जो बात आपने कही नेता कैसा होना चाहिए जी, नेता होना चाहिए योगेंद्र चंदोलिया जैसा जी। मैं अभी 10-15 दिन से उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ हूँ जी। ऐसा क्या कर दिया? MP बने तो उनको 4-5 महीने हो गए। ऐसा क्या कर दिया? मैं बताता हूँ, 4-5 महीने हो गए उनको MP बने हुए जी। लेकिन अभी मैं 10-15 दिन से उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ हूँ जी। एक तो जो मेरी दुखती रग थी उन्होंने उसको सहारा दिया जी। क्या दुखती रग थी आपकी? अस्पताल में वे गए जी, उन्होंने वहां पर वीडियो बनाकर डाली जी। मैंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी हरिश्चंद्र अस्पताल के ऊपर और बहुत ज्यादा अपमान भी सहा था। और उसके बाद FIR भी हुई, घर पे पुलिस आई, मेरे 3 PCR लेकर 3 जिप्सी लेकर मेरे को गिरफ्तार करने के लिए, एडिशनल SHO खुद जी। भाई कितना बड़ा मर्डर कर रखा था, मैं को रेपिस्ट था सिर्फ इसलिए कि उनके काबू में नहीं आ रहा था। तो चंदोला जी ने मंथली बंदी हुई आपस में, चंदोला जी ने ऐसा क्या किया है जिसको लेकर आप इतना प्रभावित एकदम से हो गए? उनसे क्या किया उन्होंने? जो है ना, अभी एक तो हरिश्चंद्र वाली वीडियो जी ना, उस पर मुझे लगता है मेरी बात भी हुई थी उनसे, गाँव घोकाम आए हुए थे, उस पर कुछ एक्शन होगा, उन्होंने मुझे ऐसा आश्वासन दिया है जी। और अभी 2-3 दिन पहले उनकी एक वीडियो और आई थी, वो जो कीचड़ में घुसे हुए थे। तो आपको नहीं लग रहा है कीचड़ में घुसना चुनाव मोड़? मैं बता रहा हूँ, उसी पर आ रहा हूँ, मैं समझ गया जो आप कहना चाह रहे हो, पहले समझ गया था मैं जी। इन चीजों से कुछ बदलाव हो या ना हो जी, जितने भी ये नेता जो कुर्ता पजामा सिमवाक है जी, एक गाड़ी ले लेंगे 20-25 लाख रुपए की, खंबा पर टंग जाएंगे, होर्डिंग बनवा के, ये सोचते हैं कि नेता बन गए जी। इन नेताओं को थोड़ा सा उनसे मोटिवेशन आना चाहिए कि जनता के बीच में जाओ जी, अपने कपड़े गंदे करो, अपना समय खराब करो, अपना पैसा वहां पे खराब करो। अभी भी मेरे पास, मेरे फोन में आप रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हो, अभी भी मेरे पास जवाहर कॉलोनी से फोन आया हुआ था कि भाई शादी करवानी है, ऐसे ऐसे कितना सामान दिलवा। रवीश जी, आपने बात की योगेंद्र चंदोलिया जी की जी,
एक एमपी जब निकलता है उनकी गाड़ी में, उनके साथ 2-3 गाड़ियां तो होती हैं, ठीक है ना जी, 2-3-4 गाड़ियां उनके साथ होती हैं, उनके जो नुमाइंदे हैं या उनके सहयोगी कह लो, चंदौलिया जी की एक गाड़ी पाओगे आपने, ठीक है ना जी, नहीं उनके साथ गाड़ी में 2-4 आदमी तो होते हैं ना, गाड़ी देख ली। तो वो जो आप वीडियो की बात कर रहे हैं कि भाई वो उतरे और किचन में घुसे, वो काम तो अपने वो किसी सहयोगी से भी करवा सकते थे कि गाड़ी को धक्का, तो एक रिक्शा को धक्का देना था ना। अब वो खुद घुसे हैं उसके अंदर और उन्होंने वीडियो बनवाई है, क्या आपको नहीं लगता चुनावी स्टंट था? भाई हर काम के लिए आदमी रख लिए जाए क्या? नहीं, यदि मेरे को कितने नेता है जो मेरे सामने सड़क पर कोई बूढ़ा आदमी जमीन पर गिरता हुआ दिखता है, जी 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 जी, मैं उसको जाकर उठा लूं, जी जी, आप ये कहोगे भाई गाड़ी में कोई आदमी उससे करवा लेता, लेकिन उसके पीछे कैमरा लगाना, कैमरा लेके चल, देखो समाज सेवा कोई भी कहीं से कर दो। देखो मेरे को भी बहुत लोग कहते हैं जी जी कि भाई नेकी कर दरिया में डाल, समाज सेवा करो, भूल जाओ। भाई सबसे बड़ा दानी धरती पर आज तक करण होया, हमें कैसे पता चला जी? उन्होंने बताया होगा, उनकी टीम ने प्रचार कराया होगा। बिल्कुल आप देखो मान ली, 2 चीजें हैं जी, एक तो समाज सेवा करने से आप ये कह सकते हो कि भाई अपने नंबर बनाने लग रहा है जी, उसके पीछे दूसरा है कि बिहेवियर लोग उससे प्रेरित होते हैं जी, कोई अच्छा काम यदि हम देखते हैं करने से, तो रवि को देख के हो सकता 10 आदमी प्रेरित होने की अलग बात है। देखिए अब मैं आप जो चंदौलिया जी की बात किया, समाज सेवा की बात किया, खुद को दिखाने की बात की, प्रेरित होना एक अलग बात है। लेकिन पिछले एक महीने के लगभग मैं भी देख रहा हूँ कि कई यूट्यूब चैनल पे चंदौलिया जी जहाँ भी जा रहे हैं उनके साथ एक कैमरा होता है, कई गंदगी में जा खड़े हो जाते हैं, कई खेत में जा खड़े हो जाते हैं, कई देखो हम मानते हैं कि आम आदमी पार्टी निकम्मी है, चलो आप जो कि बीजेपी ने एक ध्येय बना लिया कि आम आदमी पार्टी निकम्मी है, हम मानते हैं कि आम आदमी पार्टी निकम्मी नहीं तो काम नहीं करते। एक मिनट मेरी सुनिए आप, लेकिन एमपी क्या कर रहा है? एमपी तो एक मालिक होता है ना क्षेत्र का, वो तो विधायक से ऊपर होता है, पार्टी से ऊपर होता है। कि पिछले चुनाव में अंसराज जी रह के चले गए, ठीक है ना जी, ऐसे क्षेत्र में कोई है वो विकास कार्य दिखा नहीं, हमारे नरला बारी उसमें अभी चंदौलिया जी हैं, ठीक है ना जी। तो मैं बताता हूँ चंदौलिया, क्योंकि इनके काम ना चुनावी मोड़ दिखते हैं, जनता के लिए नहीं दिखते। आज की दिन तारीख है 23 नवंबर जी, आज 22 नवंबर है जी। आज भी एक टीम अपने क्षेत्र की जी चंदौलिया जी के पास गई हुई है शमशान घाट के विषय को लेकर जी। मेरे पास रात को फोन आया था, मैं जा नहीं पाया जी जी। ये शमशान घाट वाले विषय पर चंदौलिया जी ने साथ दिया क्षेत्र का जी, ठीक है ना। अब हमारे गांव में जाओ आप, कम्युनिटी सेंटर का निरीक्षण करके आए, उनकी सिफारिश से मैंने आवाज़ उठाई, देखा मैंने कितनी बार आवाज उठाई, आपने देखा मैंने वीडियो कितनी बार काम चल रहा है उसका, लेकिन उसमें जो मेटल लगाया जा रहा है ना, वो कोई आदमी हालांकि ये नहीं कहता ना हमारे काम में कि भाई रवि इसने करवा दी, रोकी ने करवा दी, बुराई करने का जी 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 नेगेटिव है दुनियादारी, लोग जो है नेगेटिव हैं जी, बुराई करने में बड़ा आनंद आता है जी, किसी की बड़ा अच्छाई करने में ऐसा लगता है बोझ सा सर पे। आपने बात की शमशान घाट की जी, रवि जी शमशान घाट जो बना सरकारी भूमि पर बना, नहीं हाँ सरकारी भूमि बना ना, उन्होंने नहीं बनाया ना, नहीं छोड़िए आप उस चीज को, लेकिन जब सरकारी भूमि में किसी चीज का निर्माण होता है, शमशान घाटी बनाया गया, तो क्या प्रशासन से परमिशन नहीं लेनी चाहिए थी कि बाद में ये टूटे ना, इसके ऊपर कोई एक्शन ना लिया जाए? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा है जी, आज टूट गया तो उस पर राजनीति हो रही है क्या? ये फॉर्मेलिटी पहले पूरी, जब ये पता है सरकारी जमीन है जी, अब सरकार से जाकर मैं ये पूछूंगा कि जी मैं यहाँ पे शमशान घाट बना लूँ, तो इस तरह सरकारी जमीन पे कोई कुछ बना खड़ा हो जाएगा? तो ये होता है ना, कब्जा दुनिया कर रही है, तो आप ये अपने निजी स्वार्थ के लिए दुनिया कब्जा करिए तो समाज का काम था जी 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 जी। सरकार तो ना नरेला में कब्जे हो रहे हैं, कितने एकड़ में कब्रिस्तान है? आपकी बात समझ गया, कब्रिस्तान ये 7 एकड़ में 5 एकड़ में है। नहीं आपने कहा कि निजी स्वार्थ के कहाँ का कब्जे नजर आ रहे हैं आपको? दुनिया भर के, बताइएगा, दुनिया भर के है, आपको सब पता है। नहीं आपको आप आपने नाम लिया, आपने बात उठाई, बताइएगा जरा, हमें तो पता लगे ना। अरे हमारी पब्लिक सारे क्षेत्र का दुश्मन बंदा बनाना नहीं, बात दुश्मनी की नहीं, आपने मुद्दा उठाया ना, ऐसा काम मैंने आपसे बात रखी, घर से निकलूं तो चप्पल जूते से स्वागत हो। मैंने आपसे बात रखी, आपने कहा कि अपने निजी स्वार्थ के लिए नेता जो है या लोग जो है, जनता जो है वो है, तो अभी तो नेता को सुनने में आ रहा है कि चुनाव में वोट है, तो कहाँ इसमें एक आधा कब्जा बताइए ना, उसके खिलाफ उसकी आवाज उठाएंगे कि वहाँ पे सरकारी जगह कब्जा है। नेताओं की नहीं, जनता की बात कीजिए ना, जनता की बात कीजिए, हमें वो जगह बताइए। बहुत है सर, एक आध हमें बताइए ना। देखो मेरे को ये अधिकार नहीं है कहने का जी, और सामाजिक जीवन है जी, कोई किसी की बुराई कर दूंगा वो माला ना गालना हुआ है, जिसकी बुराई कर दी बंदूक लेकर ढूंढता अंडा का मना है जी जी, ठीक है ना। पहला भी धमकी वाली भाई हमने लागत, हम शरीफ आदमी हैं जी, ठीक है ना, हम अपनी शांति से अपनी समाज सेवा कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हो 200-400 जो लाइक आते हो वे भी मत आओ। तो ये थे रवीश भारद्वाज जी, संतुष्टि है अपनी तरफ से, हम पॉजिटिविटी फैला रहे हैं। तो ये है रवीश भारद्वाज जी, युवा जोश
या कि एक बेबाक युवा, मतलब जो जिनको सिर्फ लड़ने की सबको होती ऐसा ही है, होना चाहिए, बोला करो भाई, ठीक है ना, इनको लड़ने के हाँ। चाहिए, मतलब समाज के लिए कहीं भिड़ जाते हैं, तो हर इंसान को ऐसा ना कहीं इनसे कुछ सीखना चाहिए। और अमीन का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो हमारे साथ आए। लेकिन एक आखिरी में ना इनसे पूछना चाहूंगा कि रवीश जी, एक आखिरी संदेश युवा को क्या देना चाहेंगे, या क्षेत्रीय जनता को, कि चुनाव आ गया है, चुनाव में वोट डालने जाएंगे तो कैसा नेता चुने, किसके उसमें वोट दें? एक आखिरी सवाल आपसे, क्या संदेश जनता के लिए? भाई मैं ये कहता हूँ कि चुनाव की जब टिकट घोषित हो जाए उसके बाद में किसी की कमी निकालने से, उसके बाद में कुछ कहने से कोई फायदा नहीं है जी। आज जब टिकटें तय होनी है उससे पहले ही अपना नेता चुन लो कि भाई मेरे को ये आदमी पसंद है जी, इसने ऐसे ऐसे काम कराए हैं। मेरी नज़र में 99% नेता फेल हैं जी, है ना। आप खुद नेता बनो जी, आप क्षेत्र के नहीं बन सकते, अपनी गली के बनो, अपने गाँव के बनो। जब आप जैसे मेरे जैसे युवा साथी 40 गांव है अपनी विधानसभा में जी, 40 गांव में 40 रवीश भारद्वाज अगर तैयार हो जाएंगे ना, तो किसी नेता की औकात नहीं है, ये नौकर है हमारे, ये बॉस नहीं है हमारे। किसी नेता की हिम्मत नहीं है जो काम को मना कर दें, और किसी नेता की हिम्मत नहीं भ्रष्टाचार कर दें, किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं है। हम जब तक एक नहीं होंगे तब तक ये चीज़ संभव नहीं है। हम ऐसे ही तरसते रहेंगे, क्षेत्र में कितनी लाखों समस्याएं हैं, ऐसे ही भुगतते रहोगे। ये आप ही के कर्मों का नतीजा है, इसमें नेताओं की गलती नहीं है। तो ये थे रवीश भारद्वाज जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आज के इंटरव्यू के लिए। भविष्य में भी इनसे दोबारा बातचीत बहुत जल्द होगी, क्योंकि इन्होंने कुछ मुद्दे उठाए हैं, कुछ बात इन्होंने कही हैं, उसकी क्रिया प्रतिक्रिया चलती रहेगी, कहीं ना कहीं वो बात निकल के आएगी। तो हम रवीश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।